नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं खबरों का। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी और अंदरूनी विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान में गहलोत पायलट के बीच चल रहा विवाद अब सरकार में हिस्सेदारी पर आ गया है। सचिन पायलट पिछले 2 दिन से दिल्ली में हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी मांगों को लेकर अभी मंथन मूड में नजर आ रही है। जितिन प्रसाद के जाने के बाद पार्टी हाईकमान पर राजस्थान की रार को सुलझाने की पूरी कोशिश है। अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में 9 पद खाली हैं। इन पदों पर सचिन खेमे के अलावा 18 निर्दलीय और बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों की नजर है। कांग्रेस किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। सूत्रों के मुताबिक सभी गुटों को संतुष्ट करना आसान नहीं और उसके लिए फॉर्मूला तलाशा जा रहा है। कई ऐसे विधायक भी हैं जो 6 से 7 बार जीत चुके हैं, उनकी भी भावनाओं का ख्याल रखना है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे वर्चस्व की विवाद को सुलझाने की कमान अब खुद सोनिया गांधी ने अपने हाथ में ले ली है। सचिन पायलट जल्द ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। खबर यह भी है कि सचिन पायलट 9 में से लगभग 6 से 7 मंत्री पद चाहते हैं। सचिन चाहते हैं कि उनके विधायकों की अनदेखी ना हो और उनको राजस्थान सरकार में एडजस्ट किया जाए। सचिन को कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है, उनको महासचिव भी बनाया जा सकता है। हालांकि सचिन ने यह साफ कह दिया है कि पहले उनके खेमे के विधायकों की हो रही अनदेखी खत्म। पायलट ने संगठन के महासचिव पद लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो दिल्ली आकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों ताकि राजस्थान सरकार का संकट टल सके। पंजाब में सियासी उठापटक के बीच कोटकपुरा गोलीकांड में चल रही जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर तक पहुंच गई। एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को तलब किया है। एसआईटी पूर्व सीएम बादल से 16 जून को पूछताछ कर सकती है। हालांकि उनकी पेशी चंडीगढ़ में होगी या फरीदकोट में, यह अभी तय नहीं किया गया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। इसी साल अप्रैल में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कोटकपुरा गोलीकांड पर पेश की गई है और एसआईटी की जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया था। एसआईटी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को समन भेज 16 जून को पेश होने को कहा है। अक्टूबर 2015 में कोटकपुरा गोलीकांड हुआ था। उस वक्त प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे। करनाल सांसद संजय भाटिया ने पंजाब में अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को स्वार्थी गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि अकाली दल ने छोटी सी बात पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। करनाल के श्री कृष्ण मंदिर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण करने के लिए सांसद संजय भाटिया ने शिरकत की। सांसद ने डॉक्टर्स की टीम को प्रोत्साहित किया। भाटिया ने कहा, बीजेपी समाज सेवा में आगे रहती है। किसानों ने प्रतला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत को वीटा मिल्क प्लांट को शिफ्ट करने के विरोध में ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि इस प्लांट को फरीदाबाद में ही रहने दिया जाए। नैनपाल रावत ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री से मिलकर इस प्लांट को यहीं पर रुकवाने की कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ने पर ग्राम पंचायत से इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। नैनपाल रावत ने कहा कि किसानों को और पशुपालकों को रोजगार पर इस प्लांट के जाने से फर्क पड़ेगा, इसलिए उनकी कोशिश रहेगी कि मुख्यमंत्री के सामने इस मांग को रखकर प्लांट को यहीं रुकवाएं। सोनीपत के रोहतक रोड पर एनएचआई के जेई ने जेसीबी से पानी निकासी के लिए फैक्ट्री के सामने गड्ढा खोद दिया, जिसके कारण फैक्ट्री मालिक ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और काम रुकवा दिया। निगम की लापरवाही के चलते फैक्ट्री में गंदा पानी कई फुट तक भर जाता है और गंदा पानी ओवरफ्लो होकर NH1 के रोड पर जमा हो जाता है। इसी को लेकर के एनएचआई ने पानी निकासी के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश की। फैक्ट्री मालिक और जेई के बीच काफी तनातनी का माहौल देखने को मिला। एनएचआई के गड्ढा खोदने के कारण बिजली का खंभा टेढ़ा हो गया और हाईटेंशन तार फैक्ट्री पर गिरने की संभावना को लेकर फैक्ट्री मालिक ने खतरा बताया। फतेहाबाद में दूसरे दिन भी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, लेकिन शहर में कई जगहों पर पानी भर गया। तेज बारिश के कारण शहर की तमाम सड़कें तालाब से में तब्दील हो गई। धर्मशाला रोड पर जलमग्न हो गया, जहां काफी समय से पानी की निकासी के लिए प्लानिंग की जा चुकी है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया। प्रशासन ने जेसीबी मशीनें भेजी और चिल्ली झील में डलने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए बनाए गए तटबंधों को तोड़ा गया, जिसके बाद जवाहर चौक इलाके में जमा बरसाती पानी चिल्ली में गया और लोगों के घरों में घुसा पानी निकाला जा सका। सिरसा में मूसलाधार बरसात से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। जलभराव होने से वाहन चालकों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। शहर के ज्यादातर चौक चौराहों पर जलभराव की स्थिति दिखी। सिरसा में शनिवार से ही बरसात हो रही है। बरसात और आंधी से कई जगहों पर नुकसान हुआ। कालावाली में आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला। आसमानी बिजली गिरने से 20 भेड़ बकरियां मर गईं। रोजाना की तरह भेड़ बकरियों को चराने के लिए खेत में लाया गया था।
पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क का शुभारंभ किया। गांव बड़ौली में रहीमपुर चांदहट को जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण हुआ। गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पलवल जिले में फरीदाबाद जिले की तरह विकास कार्य कराए हैं और बाकी जो विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उन कार्यों को भी पूरा किया जाएगा। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों के लिए सोनीपत के सिविल अस्पताल में उमंग निःशुल्क परामर्श केंद्र बनाया गया, जिसके तहत रोजाना 20 से 30 मरीजों को अलग अलग डॉक्टर्स परामर्श दे रहे हैं। किसी भी तरह की भ्रांति को दूर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और डाइट को ठीक करने के लिए डाइटिशियन निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं, जो मरीजों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। दिव्यांग या असमर्थ लोगों के लिए होम आइसोलेशन की हेल्पलाइन नंबर के तहत ही परामर्श दिए जा रहे हैं। कानपुर में बनाए गए सेंटर में रोजाना 30 डॉक्टर्स का पैनल निःशुल्क परामर्श दे रहा है। सरकार अब HIV मरीजों के लिए पेंशन योजना लेकर आई है, जिसके तहत HIV के मरीजों के नए खाते खोलकर उनके खाते में सीधे 2250 रुपए पेंशन के रूप में ट्रांसफर किए जाएंगे। सोनीपत में 1078 HIV पॉजिटिव मरीज हैं, जिनकी दवाइयां लगातार अलग अलग HIV सेंटर से चल रही है। जिन लोगों ने बीच में दवाई छोड़ दी और फिलहाल दवाई नहीं ले रहे, उन्हें मदद राशि नहीं मिलेगी। कोविड में टेस्टिंग प्रभावित ना हो, इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग अपनी टेस्टिंग प्रक्रिया में बढ़ोतरी कर रहा है। साथ ही विशेष कैंप ट्रक यूनियन और जेल में भी लगाए जा रहे हैं। भिवानी में नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत SP अजीत सिंह शेखावत सड़कों पर उतरे, चौक चौराहों का दौरा किया और लापरवाह दिखे पुलिसकर्मियों को लताड़ लगाई। SP अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत औचक ड्राइव चलाया गया। इसका मकसद आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाना और पुलिस कर्मचारियों की कार्यशैली को जांचना है। भिवानी में महिला पुलिस कर्मचारियों ने अधिकारियों के नेतृत्व में चौक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग की और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। करनाल में कोरोना महामारी के प्रकोप से बड़ी संख्या में बच्चों के सिर से मां बाप का साया उठ गया। जिला बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 102 बच्चे अनाथ हो गए। बेसहारा हुए बच्चों को गोद लेने के लिए कानूनी औपचारिकताएं रिश्तेदारों ने पूरी नहीं की हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की आशंका है। सरकार ने मामले में कदम उठाने शुरू किए। करनाल जिला बाल कल्याण समिति चेयरमैन ने अपील की है कि ऐसा बच्चा किसी के संपर्क में आता है तो उसको बाल कल्याण समिति के कार्यालय में पहुंचाए या फिर हेल्पलाइन नंबर 1098 पर जानकारी दें। करनाल में किसानों और सरकार के रुख के बाद PWD विभाग ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए गांव के लिंक रास्तों पर विकल्प तलाशे हैं, ताकि यूनिवर्सिटी तक पहुंचा जा सके। 5 सड़कें चिन्हित की गई हैं, जिनका पुनर्निर्माण होगा। कुटेल गांव में निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीधी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से नहीं हुई। रास्ते के लिए चिन्हित की गई जमीन की कीमत को लेकर किसानों और सरकार के बीच पेच फंसा हुआ है। साल 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद कुटेल गांव में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण CM मनोहर लाल की पहली घोषणा थी। घोषणा के 7 साल बीतने के बाद भी इस प्रोजेक्ट को सही दिशा और गति नहीं मिल पाई। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से करीब 5 किलोमीटर दूर कुटेल गांव की पंचायती जमीन पर करीब 2000 करोड़ की लागत से मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी निर्माण के प्रथम चरण का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरी गांव में तोड़फोड़ का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। ड्रोन सर्वे के बाद स्थिति क्लियर है। 6500 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है। सोनीपत में निगम के कर्मचारियों पर लगे रिश्वत मांगने के आरोप के बीच जिला व्यापार मंडल संगठन के प्रधान ने ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। नारायणगढ़ उपमंडल के बपौली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान 54 साल के एक शख्स की चाकू से हमला कर हत्या की गई। पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक जसवंत सिंह ने भतीजे ने कहा है कि करीब 2 महीने पहले सरकार के आदेश पर जमीन की कंप्यूटराइज निशानदेही हुई थी। उस समय की निशानियां फसल कटाई के समय वो मिट गई। दोबारा निशानदेही कराने को लेकर खेतों पर पड़ोसी करम सिंह के साथ विवाद हो गया। करम सिंह के बेटे सोनू सोहन पर चाकू से हमला करने का आरोप है। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। वहीं मामले में पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नूंह में जमालगढ़ के रहने वाले जुनैद की मौत के बाद हुए बवाल में पुराना पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस टीम पर हमला करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक 8 लोगों को अदालत में पेश किया गया। पुराना थाना प्रभारी बिलासा राम के मुताबिक 12 जून को जुनैद की मौत के बाद कुछ लोगों ने जुनैद के शव को पुराना अनाज मंडी के पास सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया था। पलवल पुलिस ने ATM मशीन से 36,54,500 रुपए चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 घंटे में ही पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 27 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि 10 जून को उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी मनमोहन सिंह ने शहर थाना में लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। मामला 9 जून का बताया जा रहा है। टोहाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई। मामले में एक आरोपी को गांव सिंबलवाला से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी राजेंद्र ने बताया कि मृतक ने बहनोई हरविंदर ने 20,000 रुपए सुपारी दी थी। विजय की हत्या करने के लिए साले ने प्लान बनाया था। पुलिस के मुताबिक लाभ सिंह को गला घोंटकर मारने के बाद नहर में फेंक दिया गया था। मामला 5 जून को पुलिस के सामने आया था। अंबाला में अवैध शराब का धंधा जोरों पर चल रहा है, जिसे लेकर पुलिस को कामयाबी मिली। अंबाला के मंडौर में शराब के भरे 2 ट्रक पकड़े गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने अवैध गोदाम पर छापा मारा तो बाहर से शटर बंद मिले, लेकिन अंदर जाने पर गोदाम के अंदर 2 शराब के अवैध ट्रक वहां मौजूद पाए गए। भोसले में संदिग्ध हालात में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। युवक की उम्र 25 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया। कैथल पुलिस ने अपहरण की गुत्थी सुलझाई। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दोनों व्यक्तियों को रिहा करवाया गया है। शिव कॉलोनी से ड्राइवर और क्लीनर का अपहरण किया गया था और रिहाई की एवज में 1 लाख रुपए की मांग रखी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए कामयाबी हासिल की। कैथल में बैंक के सामने हुई 9,80,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में पीड़ित युवक भी शामिल है, जिसके साथ लूटपाट की वारदात हुई थी। बताया जा रहा है कि युवक ही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड निकला, जिसने खुद के साथ लूटपाट करवाने का ढोंग रचा था। कैथल के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। जांच में पाया गया कि युवक को ऑनलाइन लॉटरी खेलने की लत लग गई थी और उसे काफी नुकसान हो गया था। उसने कई जगह से लोन भी ले रखा था, इसीलिए नुकसान पूरा करने के लिए खुद ही दोस्तों से मिलकर लूट की योजना बना डाली। गुरुग्राम के सेक्टर 61 डीपीटीपी मॉल में कोबरा मिला। बेसमेंट में मिले कोबरे की लंबाई करीब 5 फीट बताई जा रही है। सूचना वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को दी गई। वाइल्ड लाइफ की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को काबू किया, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कैथल के लोगों का कहना है कि पहले जितना पेट्रोल का इस्तेमाल करते थे, अब उतना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जेब ज्यादा ढीली हो रही है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। वहीं पेट्रोल पंप डीलर का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बेसिक दाम कम है, टैक्स की वजह से महंगा है। किसानों का कहना है कि डीजल इतना महंगा हो गया कि अब तो गुजारा होना भी मुश्किल है। ट्रैक्टर चलाने का मन नहीं करता क्योंकि खर्चा ज्यादा है। कैथल के गांव पहाड़पुर के जनपदपुर गुरुद्वारा साहिब में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का मामला सामने आया, जिससे नाराज सिख समाज के लोग कैथल की कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए। लोगों का कहना है कि गांव जुनैदपुर में एक शख्स चोरी से जूते पहनकर गुरुद्वारे में आया और गुरु ग्रंथ साहिब के पास गया। गुरु साहिबान की पवित्र कृपाण को उठाया। गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र अंगों के साथ बेअदबी की। गर्मी का मौसम शुरू होते ही हर साल की तरह अंबाला में बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जब लाइट आती है तो वोल्टेज बहुत कम आती है। कम वोल्टेज की वजह से बिजली उपकरण भी खराब होने का खतरा है। बिजली विभाग से जब संपर्क किया जाता है तो लाइट आने का संतुष्ट जवाब नहीं मिलता। ग्रामीण इलाकों में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। 2 दिन पहले आए तूफान के कारण बिजली न होने से पीने के पानी की भी समस्या बनी है। किसानों की माने तो लाइट न आने से फसल के सूखने का डर है। जल्द लाइट नहीं आई तो धान की पिनीरी को भी खराब होने का डर है। पशुओं को पिलाने के लिए पानी का प्रबंध बहुत मुश्किल से होगा। यमुनानगर में दहेज उत्पीड़न के मामले में काउंसलिंग के लिए महिला थाने पहुंचे दंपति के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच थाने के प्रांगण में जमकर चले लात घूंसे। सिरसा में तेज गर्मी से लोगों को राहत मिलने की खबर है। जिले में कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बताया जा रहा है कि इसमें नरमा कपास की फसलों को फायदा होगा। तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर है। मौसम विभाग ने पहले ही कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं जताई हैं। सोनीपत में मौसम का मिजाज बदला। गरज के साथ तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की संभावनाएं जताई थी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून के बाद लोगों को राहत मिलेगी। 28 जून के बाद मानसून हरियाणा की ओर दस्तक देगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। करनाल में पुलिस के डिटेक्टिव स्टाफ ने बंदूक के बल पर लोगों के साथ लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों को काबू किया। पुलिस गिरफ्त में आए ये बदमाश प्रदेश के कई हिस्सों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। कुछ रोज पहले बदमाशों ने तरावड़ी मंडी के आरती के साथ 3.5 लाख रुपए की लूटपाट की थी। लुटेरों के पास से देसी पिस्तौल और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी छीना झपटी की वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी करते थे। जैसे कि मौका मिलता था, पिस्तौल के बल पर डरा धमकाकर और मारपीट कर छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देते थे।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आने के बाद अब लॉकडाउन में भी राहत मिलनी शुरू हो गई है। कई गतिविधियों से रोक हटाई गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू की जा रही है। इस बार अनलॉक 3 के तहत दिल्ली में कई पाबंदियों में ढील दी जा रही है। दिल्ली में शॉपिंग मॉल्स और बाजार के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला खत्म। सोमवार से एक हफ्ते तक हर रोज सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत होगी, लेकिन अभी सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी ही होगी। ये एक हफ्ते के ट्रायल बेसिस पर है। अगर मामले बढ़े तो फिर से पाबंदी लगाई जाएगी। सरकारी दफ्तर में 100% अधिकारी और बाकी कर्मचारी 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस में 50% कैपेसिटी के साथ 9 से 5 बजे तक काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम की कोशिश होगी। दिल्ली में वीकली मार्केट खोल सकेंगे, लेकिन एक जोन में एक ही दिन में एक ही वीकली मार्केट को खोलने की इजाजत होगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। जिम, पब्लिक पार्क, योगा इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन आम लोगों को जाने पर मनाही रहेगी। शादियां मैरिज हॉल, गार्डन और बैंक्वेट हॉल जैसे पब्लिक प्लेस पर नहीं होंगी और घर पर या कोर्ट में ही शादियां होंगी और उसमें 20 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। मेट्रो और बसों में 50% कैपेसिटी ही रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो, ई रिक्शा चालू रहेंगी, लेकिन इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यात्रियों की संख्या कम रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 की मीटिंग को संबोधित किया। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया की 7 बड़ी आर्थिक शक्तियां G7 समिट में हिस्सा ले रही हैं। पीएम मोदी समिट में वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस दौरान एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने विशेष रूप से पीएम के इस मंत्र का उल्लेख किया और इसका मजबूत समर्थन दिया। पीएम मोदी ने भारत में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान G7 और बाकी गेस्ट देशों के दिए गए समर्थनों की सराहना की। उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत के दृष्टिकोण के बारे में बताया। पीएम ने संपर्क, ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन प्रबंध के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग के बारे में भी बताया और बाकी विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की भारत की इच्छा को बताया।